पास पेपर्स के हवाले से मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। पेपर सी जी सर जी, जो आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ाया है, इसके वो अलमदन वाली बुक के ऊपर कहाँ पे मिलेंगे इसके क्वेश्चंस हमें? आपकी जो बुक है ना अपनी गुलाम रसूल चौधरी वाली, आप वही बुक यूज़ कर रहे हैं ना? यस सर, वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस कभी देखने होते हैं ना, तो इसलिए पूछ रही थी कि वहाँ एक्सरसाइज से वाले, कहाँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सर एक्सरसाइज वाले भी वैसे भी वो मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जैसे वहाँ पे एल्केन्स एल्कीन्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो अलग से चैप्टर है, तो इनका अलग से चैप्टर है या फिर वो किसी चैप्टर में मर्ज हुए हैं क्वेश्चन? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आर.एल. मदन की बुक में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर है? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, क्वेश्चंस वहाँ पे सर भी दिए हुए हैं। चैप्टर का इसी तरह चैप्टर के नेम से है वहाँ पे, या हाँ फिर जी, वो किसी बिल्कुल, चैप्टर के चैप्टर अंदर का मर्ज नाम हुआ? है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है सर। हाँ, वहाँ पे है। ओके, सो ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2013 का पास पेपर है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे पास पेपर्स को। पहला आपके पास जो पास पेपर दिया गया है इसमें, हाँ जी, 5 आउट ऑफ 10 आपने क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास 100% चॉइस दी गई है और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। पहला क्वेश्चन ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विनाइल क्लोराइड इज हैज़ लो डाइपोल मोमेंट देन इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड आप जानते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, फिनाइल क्लोराइड हैज़ लो डाइपोल मोमेंट देन इथाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड में आप जानते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। इस केस में विनाइल क्लोराइड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और क्लोरीन की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विनाइल क्लोराइड के केस में तकरीबन बराबर है, सिमिलर है। इस वजह से जब डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट भी इसकी कम है। जबकि इथाइल क्लोराइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में मौजूद होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब ये है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस फिनोमेना की वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा कार्बन और क्लोरीन का, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इथाइल क्लोराइड में ज़्यादा होगी और विनाइल क्लोराइड की इथाइल डाइपोल मोमेंट कम होगी।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के आपके 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअली इस क्वेश्चन को कंपलसरी भी कर दिया जाता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है आंसर्स वो आपने ज़रूर देने होते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसको आपने कंप्लीट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैरा नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जी, due to intramolecular hydrogen bonding, the paranitrophenol is stronger than orthonitrophenol। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आप जानते हैं ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, जो कि हमारे उस फिनोल को, जो फिनोल का जो OH है, उस H को एक्सेप्ट कर लेता है और उस H को डोनेट नहीं होने देता। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होता है, इसलिए आसानी से वो H+ को डोनेट कर सकता है, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ये हमने कल भी डिस्कस किया है। पायरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो आसानी से अवेलेबल रहता है टू डोनेट H+ आइन, टू डोनेट। और उसके बाद एनिलीन की बात करें तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो उसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद एथेनॉल तो हैज सर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, पायरिडीन वाले के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं और रेजोनेंस की बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों रीजंस ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर। तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह, क्योंकि एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो आप जानते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन में कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं प्राइमरी की निस्बत, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ये सारे क्वेश्चंस आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक, आप जानते हैं एनिलीन से ज़्यादा, इसलिए वजह है कि एनिलीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि मिथाइल अमाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अवेलेबल रहता है लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, acetic ester gives ferric chloride test, which is a typical property of phenols। जी, एसिटोएस्टिक एस्टर ये कंपाउंड है आपका टाटोमेरिज्म देने वाला कंपाउंड, एसिटोएस्टिक एस्टर। तो इसकी कीटो फॉर्म बनती है और इनोल फॉर्म बनती है। इनोल फॉर्म में जो इसकी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप मौजूद है, यानी डबल बॉन्ड भी है और फिर उसके बाद OH ग्रुप भी है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। तो ये प्रॉपर्टी फिनोल के अंदर भी मौजूद है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और OH। तो फिनोल और एसिटोएस्टिक एस्टर की इनोल फॉर्म सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, विच इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट देना, ठीक है। तो ये इसमें टाटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, आप इसमें इनोल फॉर्म की एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए दिया गया है, draw the various conformation structures of N-butane and compare the energy graphically। जी, ये क्वेश्चन आप देख लें कि आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री के चैप्टर में से, ठीक है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-butane, ठीक है। हमारे कोर्स में 2 ही एनालिसिस हैं, एक ईथेन का एनालिसिस और दूसरा ब्यूटेन, N-butane का एनालिसिस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उसमें अब अपनी सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, ग्राफ वगैरह बनाना, उसका N-butane के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, एंटी स्टैगर्ड, सारी स्ट्रक्चर्स और सारी एनर्जी के हवाले से सारी एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस इन अ मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस वक्त इन्वॉल्व थी, तो अब आपके KDS के कोर्सेज में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाइड केमिस्ट्री में ले आए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पे। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल। जी, वाइब्रेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, वो क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर से आपको बताया था। 3 तरह की वाइब्रेशंस एक्सप्लेन की थी, ठीक है। और फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सॉरी इन वाइब्रेशंस की जो एप्लीकेशंस हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आपने बतानी है। और आल्सो गिव द IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फॉर CH, OH, NH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स। ये कॉमन जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि क्या क्या होगी। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका अल्कीन्स में से आया हुआ है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम ज़ैंथेट एस्टर। ये ज़ैंथेट एस्टर वाला क्वेश्चन तो मैंने अक्सर आपके टेस्ट पेपर्स में भी दिया था, ठीक है। Preparation of alkene from esters, preparation of alkene from amine oxide, from alcohols and from carbonyl compounds. अल्कीन्स की प्रेपरेशंस और अल्कीन्स के रिएक्शंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्कीन वाले चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है हमारा अल्कीन का, ठीक है। फिर अल्काइंस का अलग चैप्टर था हमारा। तो अल्कीन के चैप्टर में अल्कीन्स की प्रेपरेशन और अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देख सकते हैं आप, प्रेपरेशन के बाद फ़ौरन ही उन्होंने नेक्स्ट अल्कीन के ही रिएक्शंस पूछे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। अल्कीन्स की प्रेपरेशन और अल्कीन के रिएक्शंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है, कोई इसमें से रिएक्शन कोई मिस नहीं करना। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, हाउ डज अल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन, ओजोन फॉलोड बाय द जिंक B2H6 ओवर H2O2, उसके बाद एक्वस हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड ओवर HgSO4, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के यहाँ पे जो दिए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A आ रहा है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ विल यू प्रिपेयर द। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस यानी अल्काइल हैलाइड का ये क्वेश्चन है, अल्काइल चैप्टर अल्काइल हैलाइड से। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से N ब्यूटेन प्रिपेयर करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 ब्यूटानॉल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 ब्यूटानॉल प्रिपेयर करना है। 3 इसकी प्रिपरेशंस आपको दी गई हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करके आपने ये प्रिपेयर करने हैं कंपाउंड्स। उसके बाद डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन E1 एंड E2 मैकेनिज्म। जी, आपने फैक्टर्स बताने हैं कि E1 और E2 यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पर जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, और बेस किस तरीके से इफेक्ट करती है इन दोनों रिएक्शंस में, और लिविंग ग्रुप किस तरीके से इफेक्ट करता है, सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये फैक्टर्स आपने बताने हैं कि कौन सा फैक्टर किस तरीके का इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन देखता हूँ, मेरे पास बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। अगर मुझे नज़र आ जाता है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। अल्काइल हैलाइड्स, जी 282 पे नहीं है ये, जी 282 पे नहीं है ये। हाँ, वो थोड़ा टेबल फॉर्म में था मेरे पास एक ना, ये दूसरी बुक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सनाउल्लाह। हाँ,
वो आगे है। हाँ ये है। इसमें नहीं है फिलहाल। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चंद एक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से सबसे पहले तैयार करना है। और उनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, चंद एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस ज़रूर करना है आपने। ठीक है, सो अल्काइल हैलाइड आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को आप अगर अच्छी तरीके से समझ लें तो वो आप आसानी से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हवाले से बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितनी भी प्रेपरेशंस थी ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस के हवाले से, ठीक है, तो वो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया था, तो 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। उसके हवाले से अगर वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के सारे रिएक्शंस आते हैं तो आप किसी भी तरह की प्रेपरेशन, किसी भी तरह का रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म रेमर-टेमर रिएक्शन और कोल रिएक्शन। जी, ये आपके जो बाय नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी चैप्टर्स के अंदर बाय नेम रिएक्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है, शायद एक बाय नेम रिएक्शंस की जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाय नेम रिएक्शंस थे, सबको कलेक्ट करके एक नोट्स की फॉर्म में मैंने प्रोवाइड भी किए थे। आपको मिले? किसी के पास हैं वो नोट्स? बाय नेम रिएक्शन सारे उसमें मौजूद थे। नो सर, आपने तो हमें आज बताया, नोट्स नहीं है उनके। मैंने वो इकट्ठे दिए थे, किसी के पास भी नहीं है? बाय नेम रिएक्शंस के हवाले से जब मैंने वहाँ पे वो नोट्स प्रोवाइड किए थे, ये तो मैंने शुरू में प्रोवाइड कर दिए थे, पहले दिन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब सर जमशेद वाले मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसके साथ मैंने एक छोटी सी वो नोट्स वाली कॉपी वो भी प्रोवाइड की थी। उसमें तकरीबन कोई यस सर। आपके पास है? यस सर। हाँ, अच्छा, आपको मिल गए, बाकी को नहीं मिले? हाँ, वो उसमें वो सारे जो थे ना बाय नेम रिएक्शंस, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके, वो सारे उस पे कलेक्टिव फॉर्म में लिखे हुए थे, जमा किए हुए थे सारे, एक ही जगह पे आपको सारे बाय नेम सेंड कर देना तो हम वो खुद ही प्रिंट करवा लेंगे, अगर उसका पीडीएफ हमें मिल जाए तो। अच्छा, चलिए मैं ढूंढता हूँ फिर उसको, आज ढूंढ के तो उसकी मैं पिक्चर्स वगैरह बना के फिर आपको सेंड कर दूंगा। यस सर, जरूर। ठीक है, तो उसमें बाय नेम रिएक्शंस हैं सारे, बाय नेम रिएक्शंस जितने भी हैं ना वो सारे तैयार करके जाओ, बाय नेम रिएक्शन कोई भी ना छोड़ना। ठीक है, बाय नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सारे रिएक्शंस आपने तैयार करने हैं बाय नेम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी दिया गया है, राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। फिनोल के रिएक्शंस हैं, आपने ये फिनोल के चैप्टर में से आया अल्कोहल, फिनोल, ईथर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर में ये 5 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, Br2 के साथ सोडियम नाइट्रेट, HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और H2SO4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में, यानी आपको रिएजेंट्स दिए जाते हैं, किसके साथ उसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है, या आपको प्रोडक्ट्स बता दी जाती हैं कि आपने फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार करनी है, आपको कंपाउंड दे दिया गया है, आप तैयार करके बताएं कि इसमें कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से रिएजेंट्स, रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होने हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं। फिर तीसरा मेथड आता है कन्वर्जन्स का, कि आपको कन्वर्जन्स दे दी जाती हैं। तो कन्वर्जन्स एक्चुअली यही होता है कि आपको पहला एक कंपाउंड दे दिया गया है, उस कंपाउंड से आपने फर्दर कंपाउंड्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी दूसरे पेज पे।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मेरे पास सर जी, ये नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन नहीं आता? नोमेनक्लेचर आते हैं, ये देखें आरएस नोमेनक्लेचर जैसे आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से नोमेनक्लेचर, और यहाँ पे ये है, ये नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, आर यू ट्रैकिंग। इस तरीके से नेमिंग क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर रहे थे क्या? हाँ जी, बी पार्ट इसका है, हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू फॉलोइंग। जी, बेंजल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये बेंजीन जो आपकी है चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के हवाले से आपको सारी डिस्कशंस आनी चाहिए। बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन, बेंजोफिनोल, बेंजाइल क्लोराइड, सिनामिक एसिड। उसके बाद हाउ इज एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिव रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड विद द फॉलोइंग, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में, किसी भी चैप्टर के अंदर ना, जो आपके रिएजेंट्स हैं ना, जो फर्स्ट वाले होते हैं, पहला कंपाउंड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला मेंबर कौन है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स के अंदर पहला मेंबर मेथनॉल, एथनॉल की प्रेपरेशंस, इनके रिएक्शंस, इनको किस किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, इनको डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसी तरह अल्कीन्स के अंदर पहला मेंबर है इथाइलिन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको कैसे रिएक्ट करवाया जा सकता है डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। तो किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर जो पहला मेंबर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर के अंदर पहला मेंबर फिनोल है। अल्कोहल के अंदर पहला मेंबर हमारे पास आ रहा है एथेनॉल। तो जितने भी ये आपके फर्स्ट मेंबर्स होते हैं ना, किसी भी चैप्टर के फर्स्ट मेंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे तैयार करना है, उसके कौन कौन से रिएक्शंस हैं, वो किस तरह के रिएक्शंस दे सकता है, डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस हवाले से पहले मेंबर को अच्छे तरीके से तैयार किया करें, ठीक है। उसकी चाहे लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, चाहे उसके डिफरेंट लेबोरेटरी रिएक्शंस दिए गए हैं, वो आपको पहले मेंबर के आने चाहिए, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट, उसमें एसिटिक एसिड के हवाले से प्रिपरेशन भी दी गई है, और एसिटिक एसिड के हवाले से ही उसने रिएक्शंस भी पूछे हुए हैं। डिफरेंट रिएक्शंस आपको एसिटिक एसिड के हवाले से सारे उसने पूछ लिए हैं, 8 रिएक्शंस उसने पूछे हैं, तो 8 के 8 जो उसने एसिटिक एसिड के हवाले से पूछ लिए। तो ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अमाइंस की तरफ। हाँ जी, अमाइंस के हवाले से क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर अमाइंस, हाउ दे आर क्लासिफाइड, एंड हाउ डिफरेंट क्लासेस ऑफ अमाइन डिस्टिंग्विश्ड केमिकली। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस का टेस्ट दिया गया है, उनको क्लासिफिकेशन पूछी गई है, और अमाइंस क्या होते हैं ये आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। ये अमाइंस के हवाले से ही है सारा आपके। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है ना, उसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मैंने पेपर में भी दिया था, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ अमाइंस, आपके टेस्ट में भी मैंने पूछा था क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद ये हेट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन है, जो हमने कल परसों डिस्कस किए थे। गिव द रिएक्शंस ऑफ पायरोल अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। आपको डिफरेंट रिएक्शंस पूछे गए हैं पायरोल के। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, रेमरटेमन, इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सारे पायरोल के रिएक्शंस हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। इसके बाद ये देखें, ये भी बाय नेम रिएक्शंस दोबारा पूछे गए हैं। अल्मन रिएक्शन,
वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, गटरमैन कूच रिएक्शन, डाइल्स एल्टर रिएक्शन, यानी सारे आपके बाय नेम रिएक्शंस दोबारा पूछे गए हैं। इसके बाद फिर बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ इज बेंजीन कन्वर्टेड इनटू आयोडोबेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, एन ब्यूटाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के हवाले से क्वेश्चंस। तो पेपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था इस हवाले से कि आपको मुश्किल लगे पेपर। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए और बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। सर जी पास्ट इंशाल्लाह पेपर नेक्स्ट जितने भी देख लें ना, सारों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है। इसके अंदर बिल्कुल सेम एज जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल उठा के वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमारे पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। इनऑर्गेनिक के पास्ट पेपर्स भी देखे थे मैंने तो देखे थे, तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पेपर देख के इतनी खुशी होती थी आते कि हैं ना। सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पेपर में सीधा क्वेश्चन नहीं आया था। ये जितने उसको वर्स्ट कर सकते हैं ना, उसको करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, ये बाज़ औक़ात हो जाता है, कभी कभी जो है ना इस तरह के कोई एग्जामिनर्स आ जाते हैं, टफ पेपर बना देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। यानी कि हमें इनको कौन-कौन से चैप्टर्स मस्ट करने चाहिए? सबसे पहला चैप्टर आपको जो मस्ट करना है ना, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड आप चैप्टर आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर आता है अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, मतलब आसान चैप्टर्स भी हैं जो आपने पहले सेकंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप उसको पढ़ें तो वो बड़े मज़े का चैप्टर लगता है और बड़ा ही आसान लगता है उसको अगर याद करना। उसके बाद फिर चौथे नंबर का चैप्टर आता है आपका अल्कीन्स वाला, अल्केन्स अल्कीन्स। ठीक है, इसमें अल्कीन्स और अल्काइंस सबसे पहले तैयार करें, अल्कीन्स अल्काइंस के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद अल्केन्स की तरफ आ जाएं। ठीक है, चौथे नंबर का ये आपका कॉमन चैप्टर है। फिर पांचवें नंबर पे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफर्म क्वेश्चन आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फिर आपके चैप्टर आते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर, ये छठे नंबर पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, और उसके बाद फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस तरह मैंने नंबरिंग आपको बताई है, इसी नंबरिंग के साथ ही आपने चैप्टर्स को तैयार करना है। सबसे सर पहले जो अगर मैंने ये चैप्टर, वाले कर लें सारे और बाय नेम रिएक्शन सारे पूरे चैप्टर्स में से कर लें तो पेपर हो जाएगा? पेपर तो हो जाता है, लेकिन अब कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाता है ना कि जो जिसका दिल हो कि पेपर ना हो बच्चों से, तो फिर उस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कोर्स आपने सारा तैयार करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस पे ज़्यादा फोकस करना है ना, वो जो मैंने पहले 4-5 आपको चैप्टर्स बताया ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, उनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और बाय नेम रिएक्शन सारे कर लें तो इंशाल्लाह आराम से पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। ठीक है जी, तो आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर अच्छा इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट एक और लेक्चर में। बात मैंने पूछनी थी कि ऑर्गेनिक का पेपर उनका तो 50 मार्क्स का होता था, हमारा भी 50 मार्क्स का होगा? इसका वो हाँ नहीं जी, होता प्रैक्टिकल? हाँ 50 मार्क्स का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। है तो सर फिर वो किधर गई? सॉरी, अप्लाई 40 मार्क्स, अप्लाइड। 40 मार्क्स का पेपर है आपका, हाँ जी, और अप्लाइड का भी 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है सर। हाँ 40 मार्क्स के पेपर है आपके। सर जी एक टॉपिक पिछले चैप्टर में से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, वो उसके बारे में बता देंगे? हाँ जी, कौन सा चैप्टर टॉपिक? सर वो थायोफिन और फ्यूरेन का जो एरोमेटिसिटी है ना, उसकी समझ नहीं आ रही थी मुझे। थाफीन, फ्यूरेन और स्ट्रक्चर ऑफ वो जो है थायोफिन और फ्यूरेन का। थाफीन के हवाले से, हाँ, मैं देखता हूँ।
मेरे पास कल मैंने डिस्कस तो किया था, कल समझ नहीं आया था। सर जी कल आपने वो पायरोल वाला पढ़ाया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था। थायोफीन का भी पढ़ाया तो था। तो पायरोडीन का पढ़ाया था, उसके अंदर तो नहीं है। थायोफीन का तो पीछे दिया हुआ है, उस कल वाले लेक्चर में नहीं था। उससे पीछे वाले लेक्चर में था। यस सर। ओके मैं ओपन कर रहा हूँ। थायोफीन वाला जो स्ट्रक्चर है किस पेज पे है? पेज नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है? सर जी 436 पे है ये बुक पे तो। और सर जी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बस दे दें मुझे। हाँ वो कंसेप्ट जस्ट मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि थायोफीन के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपने एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करना है जैसे आपने फ्यूरॉन और पायरोल के अंदर किया था। ठीक है, फ्यूरॉन और पायरोल में हमने बताया था कि हेट्रोएटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं जो कि अपना लोन पेयर इस, हाँ ये आ गया। तो ये जो अपने लोन पेयर हैं, इन लोन पेयर्स को कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। तो फ्यूरॉन सॉरी थायोफीन के अंदर भी सल्फर एक हेट्रोएटम मौजूद है जो कि अपना लोन पेयर इसकी एरोमेटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से इस थायोफीन को भी स्टेबिलिटी मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बेंजीन के अंदर ये हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है, उसी तरह से थायोफीन के अंदर भी ये कॉन्जुगेशन हो सकती है। मोर ओवर थायोफीन सेक्सटेट रूल यानी जो हक्कल रूल है उसको भी फिलफिल कर रहा है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यही इसके अंदर डिस्कस करना था। फिर आपने ये बताना होता है कि अगर आप इसमें जो लोन पेयर है उसकी एक रेजोनेंस के हवाले से देखते हैं तो उनमें जो आपके पास पोजीशन नंबर 2 है और पोजीशन नंबर 4 है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है बनिस्बत 4th और 5 पोजीशन के, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कहते हैं वो पोजीशन नंबर 2 और 5 पे जाकर अटैच होते हैं। सॉरी 2 और 4, 2 3 4 5, हाँ जी 2 और 5 पोजीशन पर जाकर अटैच होते हैं। जैसे ये नाइट्रो थायोफीन आ गया, 2 नाइट्रो थायोफीन, इसी तरह 2 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लग गया, वो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। सर एक बात और पूछनी थी कि जैसे एरोमेटिसिटी के लिए किसी भी रिंग के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब जो भी एरोमेटिसिटी शो करेगा रिंग उसको sp2 ही होना चाहिए तभी वो एरोमेटिक होगा, बिल्कुल ऐसा ही है अदरवाइज कि नहीं होगा। हाँ जितने भी आइटम्स हैं उनको sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी उनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद होगा। ठीक है, एक्चुअली कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस देने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो p ऑर्बिटल का होना जरूरी है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपको sp से भी मिल जाता है और sp2 से भी मिल जाता है, लेकिन अगर sp होगी तो वो sp वाला ग्रुप जो है एटम जो है वो ज्यादातर रिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड
बॉन्ड इस रिंग में नहीं बनता, तो रिंग के अंदर ज्यादातर sp2 ही रहते हैं, तो sp2 एक बेसिक कंडीशन है। यस, थैंक यू सर। ठीक है जी क्लास, ओके, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर को भी डिस्कस करते रहेंगे, और आपका जो टेस्ट है वो मैं अभी आपको यहाँ पे टीम्स में भी शेयर कर दूंगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज आ जाएगा। सर ये आज का लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा।